हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकतंत्र के स्तंभ के बारे में कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका जो अस्तित्व है वो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे अलग अलग है। यानी केंद्र की अलग कार्यपालिका होगी, अलग विधायिका होगी, उसी तरह राज्य की भी अलग विधायिका होगी, अलग कार्यपालिका होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ बोले तो केंद्र की कार्यपालिका। दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका को हमने पढ़ा था कि केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? संघ की कार्यपालिका, जिसका काम है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना। दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है और आपके राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 62 में वर्णित किए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के बारे में संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 62 में बताया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो पद है उसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है और इन पे जो लगने वाला महाभियोग है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले करते हैं दोस्तों आर्टिकल 52 को। आर्टिकल 52 के तहत जो है बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है ये हमारे संविधान में लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, बट संविधान में इस तरह से इसे लिखा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो क्या होंगे? संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे और वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। और संघ की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। बट कई बार दोस्तों जो क्वेश्चन है वो घुमाया जाता है और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, अगर आपसे वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो आंसर आपका राष्ट्रपति नहीं होगा। तो वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके निहित होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे जो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख माने जाएंगे। दूसरा है दोस्तों आगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, अपने कार्यों को कैसे करेंगे। तो दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अगर अधिकतम देखा जाए तो अपनी अधिकतम शक्तियों का इस्तेमाल जो है अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपनी अधिकतम शक्तियों का इस्तेमाल किसके माध्यम से करते हैं? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। आर्टिकल 53 में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इनका निर्वाचन कौन करेंगे, इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे। निर्वाचन मंडल बोले तो ऐसा दल जो राष्ट्रपति को चुनेगा। तो इनके निर्वाचन मंडल में दोस्तों सबसे पहले होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, कौन से? निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आगे हम लोकसभा को भी पढ़ेंगे कि लोकसभा क्या है, इसके कितने सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा के 545 सदस्य हैं, परंतु ये सारे के सारे जो है निर्वाचित नहीं है। इनमें से 2 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नामांकित होते हैं। बाकी के 543 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो ये उन्हीं सदस्यों की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सदस्य जो लोकसभा में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरे होंगे दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे कौन होंगे? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जिस तरह से लोकसभा के मेंबर होते हैं उसी तरह राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं और वर्तमान में इसके कितने हैं? 245।
परंतु ये 245 जो है सारे के सारे जो है इलेक्टेड नहीं होते, निर्वाचित नहीं होते हैं। इनमें से दोस्तों 12 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें क्या करता है, नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है, तो उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता है। तो बाकी के जो शेष बचते हैं वो क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और तीसरे होंगे दोस्तों विधानसभा। विधानसभा इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे, जो विधानमंडल का हाउस होता है ये विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और किन सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा जो सभी राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, दिल्ली और पांडिचेरी। यानी सभी एमएलए जो है वो राष्ट्रपति को जो है चुनते हैं, बट वो क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, कौन करता है, संसद के निर्वाचित सदस्य। इनको मैं संसद बोलूंगा, लोकसभा और राज्यसभा को क्या बोलूंगा, संसद। संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55, तो आर्टिकल 55 में बताया गया दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, कि इनका चुनाव जो है किन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति। याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या है, जो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के लिए वोट करेगा वो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी के आधार पे जो है वो राष्ट्रपति को चुनेगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 सदस्य जो हैं वो खड़े हुए हैं, तो वो बंदा कैसे वोट करेगा, जिसको से चुनना है उसे वो नंबर 1 पे रखेगा और जिसको नहीं चुनना उसे 2 और 3 पे रखेगा। इस तरह से वो प्रेफरेंस देगा कि ये मेरी प्रायोरिटी है, इसे राष्ट्रपति होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कई बार इसका दूसरा नाम होता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है दोस्तों समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरी कौन है दोस्तों, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, परंतु एमएलए की जो संख्या है वो एज कंपेयर एमपी से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, सभी राज्यों में एमएलए हैं, जैसे हिमाचल में कितने 68 है, ठीक है, दिल्ली में 70 है, यूपी में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से सबका मिलाया जाए तो बहुत ज्यादा एमएलए हैं, और एमपी तो उतने ही है राज्यसभा और लोकसभा के मिला के, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो उनका जो मत वैल्यू उनको बराबर किया गया है, इन्हें समान अनुपात किया गया है। ठीक है दोस्तों, ताकि एमएलए को ज्यादा प्रेफरेंस ना मिले, क्योंकि जितने एमएलए जो है एमएलए की वोट वैल्यू जो है वो संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू एमपी। ठीक है, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो उनका जो वोट वैल्यू है उनको यहाँ पे कम किया गया है। एमपी की जो वोट वैल्यू है एज कंपेयर जो है वो ज्यादा होती है एमएलए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रणाली को बोला जाता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। दूसरा दोस्तों आपने याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष बोले तो जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि इन्हें चुनते हैं, इसलिए इसे क्या बोल सकता है, इनडायरेक्ट वे में इन्हें चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। और इनका जो वो चुनाव होता है वो गोपनीय तरीके से होता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 55 जिसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में बताया गया है किस तरह से होती है। तो मैंने बताया कि उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दूसरा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी जनता डायरेक्टली जो है उनको नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वो पद ग्रहण करने, जब वो पद ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसके बाद वो 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहते हैं। परंतु दोस्तों 5 वर्ष समाप्त होने के बाद वो तुरंत अपना पद नहीं छोड़ते। जब उनके उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण करते हैं तभी वो अपना पद छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। आर्टिकल 56 में इसे बताया गया है। और वो अपना पद कब छोड़ते हैं? जब उनके उत्तराधिकारी यानी जो नए राष्ट्रपति हैं वो पद ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है दोबारा क्या राष्ट्रपति बन सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों, आर्टिकल 57 में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 5 सालों के बाद वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और जीत कर वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी कोई तय सीमा नहीं है। इसी के साथ याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये दोस्तों हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने। दूसरे दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कि सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन बने? तो ये थे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पे रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है राष्ट्रपति के पद पे रहे। एक व्यक्ति जो है वो पुनः निर्वाचित जो हो सकता है राष्ट्रपति के लिए, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों योग्यता, जो कि बहुत जरूरी है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सा व्यक्ति योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आर्टिकल 58 में दिया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके लिए रखा गया है, सबसे पहले कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक क्या है? मूल रूप से नागरिक, जरूरी नहीं कि वो मूल रूप से नागरिक है, यानी वो बाद में भारत का नागरिक बना है, चाहे वो देशीयकरण के माध्यम से बना है या वंश परंपरा के माध्यम से या पंजीकरण के माध्यम से या भूमि विस्तार के माध्यम से, वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन है कि उसकी जो मिनिमम आयु है वो 35 ईयर होनी चाहिए, यानी 35 जो है वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। एज क्या है? मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 35। दूसरा क्या है दोस्तों कि वो विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। एक और कंडीशन क्या है कि वो विधानसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये सारे कंडीशन है दोस्तों। एक और कंडीशन है कि जब कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए निर्वाचन आयोग के पास जाएगा, ठीक है, तो तब उसके साथ 50 निर्वाचन मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक, ठीक है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन भरेगा तो नामांकन पे जो है उसके 50 प्रस्तावक होने चाहिए, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये कौन सदस्य होंगे जो 50-50 होंगे? दोस्तों ये सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। अभी आपने निर्वाचन मंडल पढ़ा, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। तो दोस्तों ये 50 सदस्य जो होने चाहिए वो निर्वाचन मंडल के होने चाहिए, जो प्रस्तावक के रूप में नामांकन पे हस्ताक्षर करेंगे, और 50 सदस्य जो हैं वो अनुमोदक के रूप में नामांकन पे हस्ताक्षर करेंगे। ये भी याद रखिएगा, ये जो 50 प्रस्तावक हैं ये अनुमोदक नहीं बन सकते, और ये जो अनुमोदक हैं ये प्रस्तावक नहीं बनने चाहिए। यानी राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए निर्वाचन मंडल का कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का नामांकन भर सकते हैं, जिसमें से आपके 50 प्रस्तावक होंगे और 50 जो होंगे अनुमोदक होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जब कोई नामांकन भरता है तो उसके जो कितने, कम से कम कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50, और कम से कम कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50 होने चाहिए। और ये सदस्य कौन होने चाहिए? निर्वाचन मंडल के सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन मंडल मीन्स कि वो या तो संसद के निर्वाचित सदस्य हो या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था योग्यता वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
राष्ट्रपति का पद की शर्तें। दोस्तों आर्टिकल 59 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो संसद जो है उनसे संबंधित जो है उपलब्धियां और उनके जो वेतन भत्ते निर्धारित करेगी और उनके लिए जो है वो बंगला वगैरह सारी व्यवस्थाएं वो करेगी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 59 में ये बताया गया है कि उनकी जो सैलरी होगी वो कौन निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करेगा, संसद करेगी। भत्ते कौन निर्धारित करेगा, संसद करेगी। आगे दोस्तों आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो दिलवाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या मैं बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। यदि या अपने पद पे ना हो, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में पद पे नहीं है, तो कौन दिलवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 60 के तहत। आगे है दोस्तों बहुत ही जरूरी आर्टिकल 61, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, महाभियोग। दोस्तों क्या होता है महाभियोग? आर्टिकल 61 ये आर्टिकल भी जरूरी है और ये व्यवस्था भी जरूरी है, महाभियोग। दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक व्यवस्था को उल्लंघन करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है और उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला गया है, महाभियोग बोला गया है, और जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में है। तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें संसद द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहाँ पे चलती है, संसद पे चलती है। ठीक है दोस्तों, तो संसद में ये प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो पहले भी याद रखिएगा कि महाभियोग जो प्रस्ताव होता है, महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है उसे संसद में लाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है। याद रखिएगा, जब आप अगर राष्ट्रपति को गलत कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उन्हें क्या करा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं, तो आप क्या करें, खुद ही त्यागपत्र दे लें या अपना कार्य सुधार लें। यदि वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो 14 दिन बाद यानी 15वें दिन जो है वो संसद के सदन में जो है इस प्रस्ताव को लाया जाता है। अब बात आती है कि संसद के तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक तो राज्यसभा। तो ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये कौन से सदन में लाया जाएगा, ये जाएगा संसद में, पर संसद के कौन से सदन में जाएगा, लोकसभा जाएगा कि राज्यसभा जाएगा। तो दोस्तों ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जा सकता है, यानी इसकी शुरुआत जो होगी वो लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि इसका शुरुआत जो हुई ये प्रस्ताव कहाँ गया, राज्यसभा, यानी राज्यसभा के मेंबर को ये लगा कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव ले आए, कहाँ पे, राज्यसभा। तो राज्यसभा में सबसे पहले क्या होगा, ये 2/3 मेजोरिटी से क्या होगा, ये पारित होगा। 2/3 मेजोरिटी जो होती है, 2/3 बहुमत जो होता है वो संसद का विशेष बहुमत होता है। तो याद रखिएगा, महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो यदि ये राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करा लिया जाता है तो ये फिर कहाँ जाएगा, लोकसभा जाएगा। अगर लोकसभा में भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कराया जाता है तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होगा, यानी अपना पद छोड़ना होगा। जिस दिन से इसे यहाँ पारित कराया गया उसी तिथि से उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में है। ठीक है, जिसके तहत यदि राष्ट्रपति को गलत कार्य करते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है और किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद का कोई भी मेंबर, यानी लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर उनके खिलाफ इस प्रस्ताव को ला सकता है।
परंतु प्रस्ताव लाने से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, और इस नोटिस पे जो है वो सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं अकेला व्यक्ति जो है उनको नोटिस दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/4 जो है वो इस नोटिस पे हस्ताक्षर करेंगे, और इस नोटिस को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होगा। यानी 14 दिन बाद ही आप जो है उस सदन में उस प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए राज्यसभा में ये प्रस्ताव शुरू हुआ तो उसे 2/3 बहुमत से पारित कराया गया, फिर लोकसभा में करवाया जाएगा। अगर लोकसभा में भी ये पारित हो जाता है तो इसे पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। उसी तरह से ये प्रक्रिया लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है। याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। ये प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी ला सकता है, पर इसको पारित करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, और कितना मेजोरिटी चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे है लास्ट आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पे। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति की जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एकदम से उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो एकदम से त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है, वो अपना पद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 62 के तहत यदि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाएंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। परंतु इन 6 महीने में कौन उनके पद को संभालेगा, ये आर्टिकल 70 में बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब यदि कोई राष्ट्रपति जो है अपने पद पे नहीं होते हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है दोस्तों, और वो ऐसा अधिकतम कितने समय के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 62 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाएंगे, और तब तक जो है उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कार्यभार को संभालेंगे।